हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद अब हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर या ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर रेगुलर चेंज करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसमें बेसिकली हम चार प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की। आइए सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। जब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि एटम की साइज को या एटम की रेडियस को निकालने कैसे। तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि एटम बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है, इसकी रेडियस निकालना बहुत मुश्किल काम होना चाहिए। तो इसकी रेडियस को एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू या और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं। जहां तक एटम की रेडियस या एटम के साइज का सवाल है, बेसिकली अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स में अलग अलग टाइप की एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया हुआ है। अगर दो एटम्स एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से बाउंडेड हैं तो उनकी रेडियस को हम कोवलेंट रेडियस कहते हैं। अगर दो एटम मेटेलिक बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उनकी रेडियस को हम मेटेलिक रेडियस कहते हैं। और गैसियस सिस्टम में अगर दो एटम आपस में किसी पर्टिकुलर बॉन्ड से बाउंड ही नहीं है तो उनके बीच के डिस्टेंस को भी हम एक पर्टिकुलर रेडियस से शो करते हैं, जिसे वॉन डेर वाल रेडियस कहा जाता है। आइए हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है। तो एटॉमिक रेडियस के जो टाइप हैं उसको सबसे पहले मैं डील करने वाला हूं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, इसको मैं R के फुट में C से डिनोट कर रहा हूं। जब भी किसी मॉलिक्यूल में एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंड होते हैं तो ये तो आप उनकी न्यूक्लियस मान लीजिए, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम D से या बॉन्ड लेंथ से डिनोट करते हैं। इसकी न्यूक्लियस के सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम D कहते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस इन डिस्टेंसेस के हाफ से निकाली जाती है। तो अगर मेरे को कोई कहेगा व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स विच आर बाउंडेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है, उन दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस के हाफ को हम हर एटम की कोवेलेंट रेडियस कह सकते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जनरली रेडियस जो होती है एटम की वो एंगस्ट्रॉम में भी डिनोट की जा सकती है और पिकोमीटर में भी डिनोट की जा सकती है। सेकेंड रेडियस की बात करूंगा, दैट इज मेटेलिक रेडियस। सेकेंड रेडियस की बात करूंगा, दैट इज मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस उन एटम्स की निकाली जाती है जो मेटेलिक बॉन्ड के अंदर बाउंडेड होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मेटेलिक क्रिस्टल है, आपको पता है कि मेटेलिक क्रिस्टल में बड़े बड़े इंटरस्टिक्स भी मिलते हैं हमें देखने के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं D डैश से शो कर रहा हूं। ये कौन सी डिस्टेंस है? ऐसे दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है जो मेटेलिक बॉन्ड से बाउंडेड है। ये पहले मेटल एटम की न्यूक्लियस मान लीजिए बच्चों, ये दूसरे मेटल एटम की रेडियस न्यूक्लियस मान लीजिए। तो इनकी डिस्टेंस के हाफ को, इस डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस के हाफ को हम मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। तो R मेटेलिक इज इक्वल टू D डैश बाय 2। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स विच आर बाउंडेड बाय मेटेलिक बॉन्ड इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस। नो डाउट यहां पर जो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू जनरली कम आती है। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड में ये डिस्टेंस थोड़ी सी बड़ी है, तो एक ही एलिमेंट की अगर मैं मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर करूंगा तो उनकी मेटेलिक रेडियस बड़ी आएगी और कोवेलेंट रेडियस छोटी आएगी। एक एग्जांपल से बताता हूं मैं, पोटेशियम की बात करता हूं।
अगर पोटेशियम की मैं कोवलेंट रेडियस निकालता हूं तो वो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 2.03 एंगस्ट्रॉम, और यही अगर मैं इसकी मेटेलिक रेडियस निकालता हूं तो अराउंड 2.3 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आती है। इस तरह से हम मेटेलिक रेडियस को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तीसरी रेडियस है जिसका नाम होता है वॉन डेर वाल रेडियस। थर्ड रेडियस इज कॉल्ड एज वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस कौन सी रेडियस है? ऐसे दो एटम्स के सेंटर की डिस्टेंस का हाफ है जो एक दूसरे से बाउंडेड ही नहीं होते। तो तीसरी रेडियस आती है उसे बोला जाता है वॉन डेर वाल रेडियस। जो थर्ड रेडियस है इसको बोला जाता है वॉन डेर वाल रेडियस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जनरली ये रेडियस निकाली जाती है गैसेस में, और कहीं गैसेस में भी ज्यादातर इसको निकाला जाता है नोबल गैसेस के लिए। मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स को मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूं। ये क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल है Cl2 मान लीजिएगा, ये क्लोरीन गैस का दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये मान लीजिए क्लोरीन गैस का थर्ड मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि इन दोनों के डिस्टेंस का जो हाफ है उसको तो मैं कोवलेंट रेडियस कहूंगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के दोनों एटम्स आपस में किस बॉन्ड से बाउंडेड होते हैं? वो आपस में कोवलेंट रेडियस से, कोवलेंट बॉन्ड से बाउंडेड होते हैं। इसको तो बोलते हैं हम कोवलेंट रेडियस। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं इस क्लोरीन एटम और इस क्लोरीन एटम के सेंटर की डिस्टेंस का हाफ करूं, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d डबल डैश है, कहां से कहां तक देख लीजिएगा ध्यान से, इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस है ये d डबल डैश है। अगर मैं इसका हाफ करता हूं, इस डिस्टेंस का हाफ करता हूं, तो d डबल डैश बाय 2, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस से डिनोट करते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड, या यूं कहें टू नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एज वॉन डेर वाल रेडियस। ऐसे दो एटम्स की न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ जो आपस में किसी बॉन्ड से बाउंडेड नहीं है, उस रेडियस को हम क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस बोलते हैं। तो आपके सामने ही है जो वॉन डेर वाल रेडियस आएगी, चाहे वो नोबल गैस के लिए निकालो चाहे वो क्लोरीन के लिए निकालो, उसकी जो वैल्यू आती है वो कोवलेंट रेडियस की कंपैरेटिवली क्या आती है? ज्यादा आती है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन की जो कोवलेंट रेडियस होती है वो होती है 99, और इसकी जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है, पिकोमीटर में बता रहा हूं, और इसकी जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है वो 198 पिकोमीटर होती है। तो इन तीनों रेडियस से हम ये तो सीख ही चुके हैं कि कौन सी रेडियस किस रेडियस से बड़ी होती है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, आर वॉन डेर वाल इज ग्रेटर देन आर मेटेलिक एंड आर मेटेलिक इज ग्रेटर देन आर कोवलेंट। इस तरह से हम किसी भी एटम्स की रेडियस निकाल सकते हैं। वो एटम कैसे रहता है उस पर डिपेंड करती है कि कौन सी रेडियस ली जाएगी। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है तो कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं, अगर वो मेटेलिक क्रिस्टल में बाउंडेड है तो हम उसकी मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं, और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स खूब दूर दूर हैं और मेरे को एक नॉन बॉन्डेड एटम और दूसरे नॉन बॉन्डेड एटम की डिस्टेंस का हाफ निकालना है तो उस रेडियस को हम वॉन डेर वाल रेडियस कहते हैं। तो ये 3 रेडियस आपको अच्छे से याद करनी है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं कोवलेंट रेडियस की, जो कि ज्यादातर स्टडी की जाएगी आपकी एटॉमिक साइज के अंदर, तो कोवलेंट रेडियस जो है वो बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है। कोवलेंट रेडियस आल्सो डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास 2 एटम्स है ए एंड बी, इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो डी है, और इन दोनों की जो इंडिविजुअल कोवलेंट रेडियस है तो ए की आर ए से डिनोट कर रहा हूं और बी की रेडियस को आर बी से डिनोट कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू शोमार्कर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला, 2 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, शोमार्कर एंड स्टीवेंसन। शोमार्कर एंड स्टीवेंसन एक फॉर्मूला दिया था कि इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इन दोनों की कोवलेंट रेडियस के सम से थोड़ी सी कम होगी, 0.09 XA माइनस XB। क्या मतलब है इसका? अगर मेरे को यहां से लेकर यहां तक यानी कि बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो A की कोवलेंट रेडियस प्लस B की कोवलेंट रेडियस माइनस 0.09 XA माइनस XB। अभी आगे मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा, पर क्योंकि यहां मुझे इंडिकेट करना जरूरी है, XA का मतलब है
XA and XB are electronegativities of elements A and B respectively। तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस होने वाली टर्म भी बढ़ेगी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। और बॉन्ड लेंथ जब छोटी हो जाती है बच्चों, तो याद रखना बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो याद रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह से हम किसी भी बॉन्ड लेंथ को निकाल सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है तो। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस की। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की, फिर हम बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूं तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स की। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हम बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट की, जो कि मैंने आपको वीडियो बना के डाला हुआ है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की हम बात करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ ही हम इसको पूरा करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू। फिर हम बात करेंगे चार्ज की, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इतनी चीजें एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के अंदर हमें देखनी है। तो पहले मैं बात करता हूं न्यूक्लियर चार्ज की। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं। जैसे मान लो लिथियम से क्या में बेरिलियम में, बेरिलियम से क्या में बोरॉन में, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 3 है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 4 है और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 5 है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का मतलब इनके अंदर शेल कितने हैं, 2 हैं। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के कारण लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा बच्चों तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स की। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह वगैरह, हम जानते हैं कि शेल का नंबर जो है एक एक बढ़ता है। तो जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा उसमें एक ही शेल होगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में 3 शेल होंगे। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं कंटिन्यूसली जो शेल का नंबर है वो बढ़ता है। साफ सी बात है अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है। इसलिए एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस की इंक्रीज होती है। ये मैं आपको भी वीडियो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा रखा है। तो मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो सिग्मा बढ़ता है, अगर सिग्मा बढ़ता है तो Z स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ रिलेट कर लो कि जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाएंगे वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को उतना ही कम कर देंगे। तो इससे रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, स्क्रीनिंग का मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रिपेल करेंगे, इससे बोलते हैं स्क्रीनिंग, तो एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्क्रीनिंग अगर बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। लेकिन हमने देखा अभी पिछले वीडियो में कि Z इफेक्टिव, इसको बोलते हैं बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये किसके बराबर होता है, ये होता है Z माइनस सिग्मा के। तो अगर सिग्मा बढ़ेगा
तो Z में से सिग्मा को माइनस करने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा उसकी वैल्यू घटेगी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन फील करेगा उतना न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा साइज क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो क्या सीखे आप 2 पॉइंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो साइज बड़े हो जाते हैं, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं चार्ज की। हालांकि रेडियस ऑफ एटम में चार्ज का वैसे तो कोई रोल नहीं होता, लेकिन अगर आपको आयनिक स्पीशीज के चार्ज के बारे में पूछा जाए तो फिर हम एक बात छोटी सी आपको जरूर बताएंगे, और उस पॉइंट का नाम है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर मेरे को डिफरेंट चार्जेस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी जाएं, ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, उन सभी स्पीशीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि नाइट्राइड आयन से लेकर एल्यूमिनियम आयन तक के साइज को रिलेट करो, तो पहला मैंने लिखा n-3। मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ता है रेडियस के अंदर। तो n-3 के बाद लिख रहा हूं O-2, O-2 के बाद लिख रहा हूं F-1, फिर लिख रहा हूं Na+1, फिर लिख रहा हूं Mg+2, और फिर लिख रहा हूं एल्यूमिनियम+3। अगर मैं आपको ये कहूं कि इनके एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 11, 12 और 13 है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन गिनने के लिए कहूं तो इलेक्ट्रॉन गिनते वक्त हम क्या करेंगे, जो एनायंस होते हैं उसमें उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जितना कि चार्ज होता है। जैसे कि n-3 में -3 चार्ज का मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। किससे ज्यादा है, प्रोटॉन से। प्रोटॉन का नंबर कितना है, 7, तो 7 + 3 इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10। तो किसी भी आयन में अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस आयन के एटॉमिक नंबर में से या तो चार्ज प्लस अगर दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं, और चार्ज अगर माइनस दे रखा है तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो यहां पर मैंने बोला 7 + 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 10। तो नाइट्राइड आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 + 2 10, 9 + 1 10। अब यहाँ चार्ज प्लस आ गया, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, एक कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो आप देखेंगे सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, इसीलिए इन सभी स्पीशीज को नाम क्या दे रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इन सभी को नाम क्या दे रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो अगर आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज पूछे जाएं तो हम बच्चों को एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि साइज जो होगा इनका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/Z/E से। अगर इनके Z/E की वैल्यू साइज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z/E वैल्यू से, सॉरी ये दोनों 1 हाँ ठीक है। अगर Z/E की वैल्यू बढ़ेगी तो 1/Z/E की वैल्यू घटेगी तो साइज भी घटेंगे। अगर Z/E की वैल्यू घटेगी तो 1/Z/E की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेंगे। तो मैं एक छोटी सी बात बोल सकता हूं कि साइज जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Z/E वैल्यू के। आइए Z भी निकाल लिया, E भी निकाल लिया, Z/E भी निकाल लीजिए। Z/E 7/10 यानी कि 0.7, 8/10 0.8, 9/10 11/10। मैं सबके Z/E की वैल्यू निकाल रहा हूं, 12/10 एंड एट लास्ट 13/10। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि Z/E की वैल्यूज तो बढ़ रही है ना। और मैंने भी आपको बोला साइज Z/E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनके जो साइज होंगे, आयंस के जो साइज होंगे वो राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे। यानी कि सबसे बड़े साइज का आयन होगा n-3, उसके बाद O-2, उसके बाद F-1, उसके बाद Na+1, उसके बाद Mg+2 और लास्ट में Al+3। तो जिसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है उसका साइज छोटा होता है, और जिसकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है उसका साइज बड़ा होता है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साइज में
अगर कैटायन आता जाएगा तो साइज छोटे होते जाएंगे, और अगर उसी एलिमेंट का एनायन आएगा तो साइज क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछता है x और x प्लस में, तो x प्लस का मतलब कैटायन, कैटायन के साइज हमेशा छोटे होते हैं एटम से। अगर कोई मुझसे पूछता है x और x माइनस में, तो x माइनस का साइज क्या होगा, x से बड़ा होगा। यानी कि अगर एक ही एलिमेंट के ऐसे केस मुझे दे दिए जाएं तो नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ते हैं, और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज कम होते हैं। इस तरह से हम साइज को चार्ज से रिलेट करते हैं। और लास्ट मैंने बोला आपको, आई थिंक 5th पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने इसलिए बोला पॉइंट आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूं, वैसे तो एटॉमिक साइज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, पर हम जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस में S2P6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, NH2NP6, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि इनको स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए नोबल गैस की कौन सी रेडियस काउंट होती है, नोबल गैस की वॉन डेर वाल रेडियस काउंट होती है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया अभी आज की क्लास में कि वॉन डेर वाल रेडियस की जो वैल्यू होती है वो कोवलेंट रेडियस की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में आफ्टर द फैक्टर्स, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स की बात करूं, अगर मैं इस बात की बात करूं कि पीरियोडिक टेबल में साइज कैसे चेंज होते हैं, एटॉमिक साइज किस तरह से चेंज होते हैं, तो आइए देखते हैं। अभी आपको मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होते हैं बेटे, डिक्रीज होते हैं। अगर आप जाते हो बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं। अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये तो एक रेगुलर ट्रेंड है साइज का कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होते हैं और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज होते हैं। लेकिन एटॉमिक साइज के बारे में काफी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव पॉइंट्स भी आपको आने चाहिए जो नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। आप रेगुलर ट्रेंड के बेस पर सारे नीट के या जेई के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, उसके जो एक्सक्लूसिव पॉइंट्स हैं वो मैं आज अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि एटॉमिक साइज के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें सीखनी। सबसे पहली बात, जब मैं एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो हर एलिमेंट पर Z इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो 0.65 यूनिट बढ़ती है। मैंने आप इससे पहले वाले वीडियो में स्क्रीनिंग इफेक्ट में Z इफेक्टिव निकालना सिखाया हुआ है, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि जब मैं लिथियम से लेकर बेरिलियम, बोरोन इस तरह से जाता हूं तो पर एलिमेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में 0.65 का इंक्रीज होता है। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज का जो डिक्रीज होता है वो मोर होता है, ज्यादा डिक्रीज होता है अगर मैं एस से पी ब्लॉक में जाता हूं। लेकिन अगर मैं जाता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो आपको जान के सरप्राइज होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट में यही जेड इफेक्टिव का जो इंक्रीज है बेटा वो 0.65 की बजाय कितना है, ओनली 0.15 है। इसका मतलब जब मैं डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज तो होंगे नो डाउट, पर दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में एटॉमिक साइज का जो डिफरेंस होगा ना वो डिफरेंस लेस होगा। आप कहोगे क्या मतलब है इस बात का, दोबारा से सुनिए। एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर भी साइज डिक्रीज होते हैं और डी ब्लॉक की भी किसी सीरीज में जाने पर स्कैंडियम से टाइटेनियम, जिंक, जर्कोनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में भी जाने पर साइज डिक्रीज होते हैं। दोनों पीरियड में जाने पर साइज डिक्रीज होते हैं। लेकिन मैं और डीप पॉइंट बोल रहा हूं कि जो साइज का डिक्रीज एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जाने पर होता है उतना डिक्रीज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में नहीं होता। आप कहेंगे क्यों, तो उसका रीजन तो ये है कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव कितना बढ़ता है, 0.65, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, इसलिए इनके साइज में डिक्रीज ज्यादा होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.15 का डिफरेंस है, यानी कि स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाएगा तो बस 0.15 ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज में डिक्रीज तो होगा लेकिन वो डिक्रीज क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल से बताता हूं, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए मैं बात करता हूं लिथियम की, बेरिलियम की, एस और पी ब्लॉक की एक साथ एग्जांपल ले रहा हूं, बोरोन की, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन की बात मैं बाद में करूंगा क्योंकि यह वॉन डेर वाल रेडियस होती है, हम कैलकुलेट बाद में करते हैं। मान लो मैं कहता हूं इसका साइज 152 पिकोमीटर है,
बेरिलियम का साइज होता है 111 पिकोमीटर, बोरोन का 88 पिकोमीटर, कार्बन का 77 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर, 66 पिकोमीटर, 64 पिकोमीटर, और ये जाओगे तो सोचना ही नहीं, बहुत ज्यादा साइज है 160 पिकोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं लिथियम से लेकर नोबेल गैस को छोड़ देता हूं, फ्लोरीन तक जाऊंगा तो साइज में टोटल डिक्रीज है 152 से स्टार्ट होकर 64, यानी कि ये जो डिक्रीज है वो लगभग 88 पिकोमीटर है। मतलब पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जो डिक्रीज है वो कितने का है? 88 पिकोमीटर का डिक्रीज है। अगर यही मैं जाता हूं स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक में, तो यू विल बी सरप्राइज कि ये जो वैल्यूज आती हैं, ये वैल्यूज आती हैं 164 पिकोमीटर, 146 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर, 129 पिकोमीटर, 137 पिकोमीटर, 126 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर एंड 137 पिकोमीटर। ये एनसीईआरटी के डेटा मैं आपको दे रहा हूं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो साइज का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, पहले एलिमेंट को छोड़ दूं अगर मैं, 7 का डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया, आपका 9 का डिफरेंस है। आप देख रहे हैं बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। और अगर मैं नेट डिफरेंस निकालूं तो 164 से 137, 164 से 137 केवल और केवल 27 पिकोमीटर का डिफरेंस आया पूरी डी की सीरीज में। ये मैं आपको कह रहा था कि एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज का डिक्रीज ज्यादा आता है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज का डिक्रीज कम आता है। पहले एक्सक्लूसिव पॉइंट के बाद में अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सक्लूसिव पॉइंट की, जो अभी आपको याद रखना है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम ये सीखते हैं कि जब भी हम इस पॉइंट को हम रिलेट करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, इस पॉइंट को हम रिलेट करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, इट्रियम के बाद आता है जर्कोनियम और लैंथेनम के बाद आता है हैफनियम। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक जब जाऊंगा मैं 57 से 71, ध्यान दीजिएगा, तो लैंथेनम तो यहीं लिख दिया मैंने, सीरियम लगा दिया, सीरियम 58। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज 21 है, टाइटेनियम का 22 है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 39 है और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 40 है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसका 57 है तो इसका 72 है, यानी कि लैंथेनम से हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं जिनको मैं इस तरह से रिलेट कर सकता हूं। समझ लो इसको, लैंथेनम से गया 58 सीरियम, 58 से ल्यूटीशियम तक जाऊंगा 71, उसके बाद जाके हैफनियम का नंबर आएगा। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लैंथेनम से जब मैं आगे गया, ये पूरी सीरीज कौन सी है? ये सीरीज है लेंथेनॉइड सीरीज। ये सीरीज कौन सी है? ये सीरीज है लेंथेनॉइड सीरीज। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाता हूं तो साइज में थोड़ा सा डिक्रीज आता है, जब मैं इट्रियम से जर्कोनियम में जाता हूं तो साइज में थोड़ा सा डिक्रीज आता है, लेकिन जब मैं लैंथेनम से हैफनियम में जाऊंगा तो दिखने पर को तो ये अगला ही एलिमेंट है, पर हम जानते हैं कि इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स हो रहे हैं। कौन से एलिमेंट्स? लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स। तो क्या लगातार लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के साइज में ग्रेजुअल डिक्रीज होने के कारण जब मैं 14 एलिमेंट के बाद जाऊंगा तो जो 15 एलिमेंट आएगा हैफनियम, क्या उसका साइज लैंथेनम के कंपैरेटिवली काफी छोटा नहीं हो जाएगा क्या? इस कारण से इसका जो पहला कॉन्सिक्वेंस हम क्या बोलते हैं कि जब हम स्कैंडियम से इट्रियम में जाते हैं तो साइज बढ़ते हैं, इट्रियम से लैंथेनम में जाते हैं तो भी साइज बढ़ते हैं, और थर्ड पॉइंट बोलूं, टाइटेनियम से जिरकोनियम में जाते हैं तो क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या होने चाहिए? इंक्रीज होने चाहिए, और अच्छे खासे इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब मैं जिरकोनियम से हैफनियम में जाता हूं तो मेरे साइज में कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, या बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर इसका साइज 160 पिकोमीटर 159 पिकोमीटर है, उल्टा साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर 156 पिकोमीटर। या यूं कहें, जर्कोनियम का जो साइज है
अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, हैफनियम के साइज के बराबर है, और इसका रीजन हम क्या बोलते हैं, रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लैंथेनाइड सीरीज एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं थर्ड 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाता हूं तो साइज इंक्रीज होते हैं, 4D से 5D में जब जाता हूं तो लैंथेनम को छोड़कर बाकी जितने भी मेंबर हैं, चाहे टाइटेनियम, सिरकोनियम और हैफनियम की बात करूं, चाहे मैं वेनेडियम, नायोबियम, पेंटानम की बात करूं, चाहे मैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करूं, तो वेनेडियम से नायोबियम का साइज तो बड़ा है, लेकिन नायोबियम और टेंटानम के साइज कंपेरेबल है। बिल्कुल वैसे ही क्रोमियम से मोलिब्डेनम में जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, लेकिन मोलिब्डेनम से जब टंगस्टन में जाऊंगा तो साइज कंपेरेबल है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि अगर मैं इस एक्सेप्शन को छोड़ दूं, क्योंकि यहां तो साइज में इंक्रीज होता है, तो मैं बोल सकता हूं 3D से 4D में जाने पर साइज इंक्रीज होते हैं, लेकिन जब हम 4D से 5D में जाते हैं तो साइज क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं। इस बात को हम अच्छे से याद रखेंगे, इसे बोला जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसे बोला जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये वाला याद रखना, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये वाला याद रखना, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, और अगर मैं इसको कर्व से शो करूं, अगर मैं इसको कर्व से शो करूं, मान लीजिए नीचे तो ले रहा हूं एटॉमिक नंबर, नीचे में ले रहा हूं एटॉमिक नंबर और यहां ले रहा हूं मैं साइज, तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स का कर्व इस तरह से आता है, याद करो 164 से 137। 3D वालों से बड़ा साइज होता है 4D वालों का, तो उनका कर्व का डिजाइन तो यही है, लेकिन साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है। बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये तो 3D एलिमेंट्स के साइज है, ये 4D का साइज है। 5D का साइज भी लगभग 4D के कंपेरेबल होता है, तो ये लाइन आपको 5D वाली भी लगभग 4D के साथ साथ ही दिखाई देगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 3D सीरीज में से 4D में जाने पर साइज बढ़ते हैं, लेकिन 4D से 5D में जाते हैं तो साइज क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स के कंपेरेबल हो जाते हैं। इस चीज को हम ऐसे सीख सकते हैं। ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। एटॉमिक साइज के बारे में थर्ड इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, क्या कि एटॉमिक साइज ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम एज वेल एज इंडियम एंड थैलियम आर ऑल्सो कंपेरेबल। क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बोला जब भी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, तो बोरोन से ज्यादा साइज एल्यूमिनियम का होना चाहिए, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम का होना चाहिए, गैलियम से ज्यादा इंडियम का होना चाहिए, और इंडियम से ज्यादा थैलियम का होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज की, तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। इसका साइज होता है 143 पिकोमीटर, इसका साइज कम होके हो जाता है 135 पिकोमीटर। ये एक्सेप्शनल ट्रेंड हुआ कि नहीं हुआ कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज डिक्रीज हो गया। बिल्कुल वैसे ही जब मैं इंडियम का साइज देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है 167 पिकोमीटर, और थैलियम का साइज भी लगभग उतना ही आ रहा है 170 पिकोमीटर। जबकि अभी आपने देखा बोरोन का साइज कितना आ रहा था, 88 पिकोमीटर। तो आप देखेंगे 88 से 143 में तो काफी डिफरेंस आ रहा है, लगभग 47 का डिफरेंस आ रहा है भाई, लगभग 51 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा नेगेटिव आ गया। जब यहाँ से यहाँ गए तो डिफरेंस ठीक ठाक आ रहा है, लगभग 33 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ गए तो साइज के आगे कंपेरेबल आ गए। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। इसको बोला जाता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। इस फिनोमेना को बोला जाता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इसका कारण क्या है, जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर 5 से एटॉमिक नंबर 13 यानी कि कितने प्रोटॉन ऐड होते हैं, 8। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो 13 to 31 कितने प्रोटॉन ऐड होते हैं, 18। जब मैं गैलियम से इंडियम में जाता हूं तो 18 प्रोटॉन ऐड होते हैं। लेकिन जब मैं इंडियम से थैलियम में जाता हूं तो 32 प्रोटॉन्स ऐड होते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि बोरोन से एल्यूमिनियम की तुलना में एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने पर प्रोटॉन्स का नंबर अचानक कितना बढ़ गया, 18 बढ़ गया। प्रोटॉन का नंबर ज्यादा बढ़ने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा और डोमिनेट करेगा, और जब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है एटॉमिक साइज क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं।
सेकंड रीजन क्या बता रहा हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा, गैलियम से जस्ट पहले आपने इलेक्ट्रॉन किसमें भरे हैं, D1 से D10, और आपको पता है 3D 4s इन ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग क्या होती है, पुअर होती है। स्क्रीनिंग पुअर होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं, और जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा एटॉमिक साइज में इंक्रीज उतना नहीं हो पाएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उल्टा साइज में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वही कहानी जब हम इंडियम से थैलियम में जाते हैं, आपको पता है थैलियम से जस्ट पहले हमने भर के हटाया क्या, एफ लोग आपका भरा हुआ है 4f14 वाला, तो एफ का भी स्पिनिंग पुअर होने के कारण जब हम इंडियम से थैलियम में आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, इसलिए साइज में जितना ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। ये सारी चीजें हमें एटॉमिक साइज के स्पेशल केस के अंदर अच्छे से याद रखनी है। तो इतनी चीजें हमें एटॉमिक साइज के बारे में सीखनी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, दैट आर आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।